हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो मैंने आपको इसमें 10 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है और जो 11वां चैप्टर है वो हम लोगों ने कल की क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया था। आज हम लोगों का जो ये 11वां चैप्टर है उसका पार्ट 2 होगा और जो कि पार्ट 2 होगा इसमें हम लोगों का जो 11वां चैप्टर है वो भी बिल्कुल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा शैक्षिक मूल्यांकन का सिलेबस है वो भी आज से कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का, उसका भी सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ में आपको दिक्कत हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कोई भी टॉपिक में, या फिर आप लोग क्रम से क्लास लेना चाहते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है जो भी हो, तो आप लोग उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर आप लोग जाइए और क्या करिए, चीज़ों को अपना कवर कीजिए। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक का जहाँ तक कल डिस्कशन कर चुके थे अब उसके आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप लोग नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको रिवीजन करने के लिए कंप्लीट नोट्स बना होना चाहिए। ठीक, चलिए अब समझते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कह रहा है शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता। अब क्या आवश्यकता होती है इसके बारे में समझते हैं। नूतन मतलब क्या होता है, नया से होता है। ठीक, तो कहा गया है कि देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा में नवाचार एवं नूतन आयामों की आवश्यकता निम्न है। अब कौन कौन से हैं जिनकी क्या है आवश्यकता है, वो कौन कौन से आयाम है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है इसमें वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। जब कल्याणकारी राज्य होगा तो बच्चों को क्या होगा, शिक्षा अच्छे से मिलेगी। दूसरा कह रहा है तीव्र आर्थिक विकास के लिए। जब बच्चे की आर्थिक स्थिति सही होगी तो पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चों को शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण करवाएंगे। और जिन लोगों को खाने के लिए नहीं होगा, मतलब पहनने के लिए ना होगा, तो वो लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे क्या, नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, पहले अपने पेट को ध्यान देंगे कि हमें क्या मिले, कहीं से खाना मिल जाए। ठीक, जब ये सब चीज़ होती है, जब पेट भरा होता है, तब फिर क्या होता है, तब बच्चे जो पेरेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, बच्चों को शिक्षा के लिए भेजेंगे। तो वही कहा गया कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और जो चौथा वो कह रहा है मानव संसाधन का विकास करने के लिए। पांचवा कह रहा है सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार शिक्षा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए। और जो अगला वो कह रहा है पर्यावरण प्रदूषित, क्या कह रहा है, कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याओं के समाधान के लिए। अगर मतलब अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो फिर वहाँ पे बच्चे क्या होगा, बीमार नहीं होंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे। तो इन सब चीज़ों की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि अन्य कारणों से आवश्यकता। चलिए जानते हैं कि और कौन से अन्य कारण है जिनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि शिक्षा में आयामों को अपनाने के अन्य महत्वपूर्ण कारण है। तो चलिए जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है आर्थिक शिक्षा में उदारीकरण एवं निजीकरण। फिर कह रहा है स्वयंसेवी संगठनों की बढ़ती भूमिका और वैश्वीकरण, ये सब होना चाहिए। अब आ रहा है हमारा अगला टॉपिक नवाचारों का महत्व। तो चलिए जानते हैं कि जो नवाचार होते हैं इनका महत्व क्या है, इनके महत्व के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है मूल शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए। दूसरा कह रहा है अनेक समस्याओं का समाधान। तीसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशीलता के लिए। अगला कह रहा है सांप्रदायित्व सद्भावना बढ़ाना। ठीक, ये भी क्या है, ये सब क्या है, ये सब नवाचार के क्या है, महत्व है। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौशलों के विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए। जब बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, मतलब अगर बच्चे को चाह रहे हो कि हर तरीके से उसका क्या विकास हो सके, ये हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नई नई शिक्षण विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, बच्चे को इंटरेस्ट भी है और बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख भी सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, अनुसंधान के विकास के लिए।
ये भी होगा। जब शिक्षा अगर मतलब शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है तो फिर क्या होगा, फिर हर तरीके से मतलब जहाँ पर भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ का भी क्या हो, सब कुछ अच्छा हो, तभी बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा भी और उसे क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। ठीक, अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। चलिए जानते हैं जो शैक्षिक नवाचार होता है इसके क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र के बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि शैक्षिक नवाचार में विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के द्वारा गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चे मतलब जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में क्या किया जाए, उनके मतलब कि कोई भी वो नहीं करना है, मतलब असमानता नहीं करना है, सबको क्या करना है, समान भाव से देखना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको क्या करना है, अच्छे से शिक्षा देनी है। ठीक, ये इसका मतलब होता है लैंगिक समानता। अपवंचित वर्ग को नए तरीकों से शिक्षा देना। अपवंचित वर्ग के बच्चे कौन होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं किसी कारण से। ठीक, तो उनको भी क्या करना है, अच्छी तरीके से शिक्षा देना है ताकि उनको भी क्लास में ये न लगे कि नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक, तरीके से शिक्षा देना आदि आते हैं। इन सभी को प्रारंभिक कक्षाओं से पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, लिंग भेद का निवारण शिक्षा और जनसंख्या, इन सब के बारे में भी क्या करना है, बच्चों को अच्छे से समझाना है। फिर क्या कह रहा है पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, लिंग भेद का निवारण, संवेदीकरण, सामाजिक समानता के अवशेषों की समाप्ति आदि 21वीं शताब्दी की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। ठीक, यहाँ पे शिक्षा के बाद आप लोग लिंग निवारण, संवेदीकरण इतना जोड़ लीजिएगा और शिक्षा लिख रहे हैं शिक्षा, इसके बाद फिर लिख लीजिएगा लिंग, फिर लिख लीजिएगा भेद का निवारण। ठीक, इतना जोड़ लीजिएगा निवारण, फिर आ जाएगा संवेदीकरण, फिर यही है समानता के लिए क्या करना है, समानता के अवशेषों की समाप्ति आदि 21वीं शताब्दी की चुनौती का सामना करने के लिए क्या है, आवश्यक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि शैक्षिक अधिगम में नवाचार। अब ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में, शिक्षण अधिगम में नवाचार के बारे में। कहा जा रहा है कि शिक्षण कार्य किसी भी देश के विकास तथा उन्नति के लिए तकनीकी आधार है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जो शिक्षण कार्य होता है वो किसी भी देश के विकास के लिए, विकास मतलब क्या होता है, ग्रोथ होती है ना, मतलब कि कितने अच्छे तरीके से चीज़ क्या हो रही है, मतलब बदला जा रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब कि मतलब कोई चीज़ है तो आप लोग क्या करते हो, वहीं तक तो स्थिर रहते नहीं। आप लोग ये जिस गांव में रह रहे होंगे या शहर में कहीं पर भी रह रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा बचपन से क्या हो रहा है चीज़ों को, मतलब जब छोटे होंगे तो देखा होगा कि मतलब उतना विकास नहीं होगा, धीरे धीरे देखा होगा और बढ़ता चला जा रहा होगा। कई सारी चीज़ें होंगी जिनमें क्या होगा, मतलब बढ़ता चला, ऐसा तो नहीं रहा होगा कि नहीं पीछे हो रहा हो, ऐसा तो होता नहीं, हर चीज़ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो यही कहा गया कि शिक्षण कार्य किसी भी देश के विकास तथा उन्नति के लिए क्या है, तकनीकी आधार। उन्नति मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक, उन्नति के लिए क्या, तकनीकी आधार है। क्या है, शिक्षण कार्य मतलब शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक, तो वही कहा गया तकनीकी आधार है। शिक्षण के द्वारा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षण के द्वारा ये क्या होगा, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। जब क्लास में आप लोग पढ़ाओगे तो बच्चों को बताओगे कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से क्या करना। अगर बच्चा शिक्षित होगा, आप लोग ये देख लीजिएगा, एक मतलब बच्चा शिक्षित हो और एक कम पढ़ा लिखा हो, मतलब अनपढ़ हो, तो दोनों की बात करने के तरीके से आप लोग क्या करोगे, पता कर लोगे कौन बच्चा कैसा है। ठीक, तो वही कहा गया है कि व्यवहार में भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसलिए बच्चों के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा आदि चीज़ें शामिल की जाएं। ठीक, इसी लिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि बच्चे की शिक्षा में हर तरीके की जो शिक्षा होती है उसके बारे में ज्ञान कराया जाए कि बच्चे को किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से मतलब उसे भेदभाव मतलब नहीं करना है, किस तरीके से उसे बातचीत करने, इन सब को क्या किया जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, जिससे बच्चे को क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो। कहा गया है कि साथ ही शिक्षण विधाओं में नई विधियाँ जैसे खेल पद्धति, गतिविधि करके सीखना, भ्रमण एवं प्रयोग पद्धति, नवाचारी प्रयोग किए जाए। भ्रमण मतलब क्या होता है, घूमना। जब बच्चा घूमेगा, चीज़ों को देखेगा अपने आँखों से, उससे भी क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा। खेल पद्धति का मतलब क्या होता है, बच्चा जब खेल खेल में चीज़ों को सीखे। गतिविधि का मतलब क्या होता है, जब बच्चा भाग के या दौड़ के सीखे कोई चीज़। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई चार्ट लगा है तो आप लोग टीचर पूछ लें बच्चों से कि बताइए चार्ट में वो कहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल्स का फिगर हो गया या फिर कोई फ्रूट्स का हो गया, तो आप लोग बच्चे से पूछ सकते हैं कि बताओ चार्ट में कहाँ पे बना। तो बच्चा
बच्चा क्या करेगा, दौड़ के जाएगा, तो इससे क्या होगी, उसके हाथ पैर भी मजबूत होंगे और बच्चा क्या करेगा, मतलब उसका जो गति है वो भी अच्छी होगी और बच्चे का क्या करेगा होगा, मतलब मानसिक विकास भी अच्छा होगा। बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को ढूंढेगा जाकर। तो वही कहा गया है कि जैसे खेल पद्धति गतिविधि करके सीखे, भ्रमण एवं प्रयोग पद्धतियाँ नवाचारी प्रयोग किए जाएँ, जिससे क्या होगा, बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेगा। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि मूल्यांकन में नवाचार। मूल्यांकन में नवाचार, अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कहा गया है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में अनेकों नवाचार किए जा रहे हैं। तिमाही, छमाही व वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर सतत मूल्यांकन किया जाने लगा है। तिमाही का मतलब क्या होता है, जब बच्चों की परीक्षाएं 3 माह में हुआ करती थी। छमाही का मतलब 6 माह में हो और वार्षिक का मतलब होता है 12 माह में, यानी 1 साल में एक बार परीक्षा। तो वही कहा गया है कि तिमाही, छमाही व वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर सतत मूल्यांकन किया जाने लगा है। सतत मूल्यांकन मतलब क्या होता है, बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन किया जाना। ठीक, मूल्यांकन में अनेकों प्रकार के प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब क्या होता है, बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो एक उसमें करेक्ट होता है। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न आदि प्रश्नों का प्रयोग किया गया है। ठीक, लघु उत्तरी का मतलब क्या होता है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे और जो अति लघु उत्तरी होता है वो मतलब कि थोड़ा छोटे होते हैं। इन प्रश्नों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे के क्या हो, मूल्यांकन किया जा सके कि बच्चा किस हिसाब से क्वेश्चन को लिख पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है। अब आ रहा है अगला टॉपिक, प्रार्थना स्कूल की गतिविधियों में नवाचार। अब ये क्या होता है, प्रार्थना स्थल है, यहाँ पे आप लोग स्थल कर लीजिएगा। ठीक, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार, अब ये क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करना। बच्चों को आपको साफ सफाई के बारे में बताना कि जितनी ज़्यादा आप लोग साफ सफाई रखोगे उससे क्या होगा, आपका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा और शारीरिक भी, आप मतलब शारीरिक रूप से भी आप लोग स्वस्थ रहोगे, बीमारियाँ नहीं गिरेंगी। तो वही बताना है आपको। ठीक, तो वही कहा गया कि बच्चों को साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास के बारे में क्या करना है, स्वस्थ आदतों के विकास के लिए आपको क्या करना है, प्रेरणा प्रदान करना है। महापुरुष या धर्म ग्रंथ के सद्वाक्य का वचन तथा उसके अनुसरण करने की प्रेरणा। जो हमारे महापुरुष होते हैं उनके बारे में भी बताना है, जिससे बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को अच्छे से सीख सके और अपनी लाइफ में भी क्या कर सके, उन चीज़ों का उपयोग कर सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि समाचार का वाचन, आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा। जो आप लोग के फंक्शन होते हैं उनके बारे में बताना है। तो इन सब से क्या होता है, बच्चा सीखता है, इसलिए ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं, कराई जाती हैं। अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो क्रियाकलाप भावात्मक शब्द है, इसके अनेक नाम है, जैसे पाठ्यक्रम, गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम समवर्ती क्रियाएं, अर्ध पाठ्यक्रम समवर्ती, सामूहिक गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, ये सब होती हैं। सामूहिक गतिविधियों का मतलब क्या होता है, जब बच्चे क्या करते, 3-4 लोग हों समूह में चीज़ों को सीखें, होता नहीं है, कोई सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब जब क्या होता है, समूह में बैठ के सिखाया जाता है। ठीक, मतलब इससे टीचर ही है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चों से पूछा, लेकिन एक एक करके पूछा तो क्या होता है, एक बच्चा ना बता पाए फिर दूसरे बच्चे से पूछेंगे, होता है कि नहीं होता। फिर लास्ट में अगर सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, फिर टीचर क्या करते हैं, आंसर बताते। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, मतलब नैतिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक रचना। तो वही कहा गया कि जो हमारी शिक्षा है इसका उद्देश्य ये है, सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब ये होता है कि बच्चा हर तरीके से क्या हो, अच्छा बने, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और चारित्रिक रूप से भी। मतलब उसका जो वो क्या बोलता है, मतलब जिसका करेक्टर हो वो भी क्या हो, अच्छा हो। सामाजिक, नैतिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक करना, यही हमारे शिक्षा का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। अब चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग किए जाने वाले शैक्षिक नवाचार। अब ये क्या होते हैं, साहित्यिक क्रिया। अब इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिताएं, स्कूल, अखबार या विद्यालय पत्रिका, साहित्य परिषद, भाषा परिषद, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर कहा जा रहा है दूसरा पॉइंट कि खेल कूद प्रतियोगिताएं तथा शारीरिक व्यायाम। अगला कह रहा है छात्र परिषद या छात्र संघ। खेल कूद प्रतियोगिताओं का मतलब ये होता है जब बच्चों को क्या किया जाता है, खेल में बोला जाता है कि भाग लो। कई सारे बच्चे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। शारीरिक व्यायाम मतलब ये होता है जब स्कूल में क्या कराई जाती है, एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब आ रहा है समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं। अब ये क्या होती है, समाज कल्याण के मतलब लिए कौन कौन आता है, समाज सेवा, क्लब, सहकारी क्रियाएं, श्रमदान एवं गाइडिंग, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्कूल, प्रार्थना सभा। अब जो अगला टॉपिक है वो आ रहा है
सहभागिता। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी निश्चित करने के लिए अनेक शासन देश तथा विभागीय आदेश दिए गए हैं, जिसके द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को अनेक दायित्व व अधिकार प्राप्त किए। साथ ही प्रत्येक स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ठीक। माता शिक्षण और एमटीए एवं ब्लॉक स्तर की समितियां बनाई गई हैं। इनसे क्या होगा, इनसे मतलब क्या होता है कि बच्चे के बारे में क्या करें, माता पिता बता सकें, ठीक। शिक्षा सामुदायिक सहभागिता की सक्रियता के लिए विभिन्न स्तरों का ग्राम संसाधन समूह, ब्लॉक संसाधन समूह, जिला संसाधन समूह का गठन किया गया है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर भी डालकर नवाचार किया जा रहा है, जिससे क्या हो, विद्यालय प्रबंधन मतलब किससे क्या हो, बच्चों को अच्छे तरीके से विकास हो, मतलब केवल एक लोग की जिम्मेदारी नहीं, अब सबकी है, ठीक। इससे क्या होगा, बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखेगा और मतलब फ़ायदा भी होगा। अगर एक लोग की रहेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्या किया गया, सबके ऊपर मतलब सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है और क्या करना है, सबको बच्चों को मतलब सभी लोगों को बच्चों को क्या करना है, अच्छे से सिखाना है। अब विद्यालय प्रबंधन के बारे में समझते हैं कि जो विद्यालय प्रबंधन है ये क्या होता है। इसमें कहा गया कि इसमें सामुदायिक सहभागिता व जन सहयोग द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाती है, जिससे विद्यालय भवन का निर्माण, टाट पट्टी, फर्नीचर, मिड डे मील, छात्रवृत्ति आदि का रखरखाव भी किया जाता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आएगी। विद्यालय प्रबंधन का मतलब ये होता है कि विद्यालय की जितनी भी क्रियाएं हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ का फर्नीचर हो गया, बच्चों को बैठने के लिए होता नहीं है, और वहाँ के मतलब विद्यालय का जो भवन है साफ़ सुथरा हर तरीके से, तो इससे क्या होगा, विद्यालय जब अच्छा रहेगा तो बच्चे क्या होंगे, पढ़ेंगे वहाँ पर जाकर। जब विद्यालय में साफ सफाई ही नहीं होगी तो फिर क्या होगी, दिक्कत होगी, तो बच्चों को पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो वही कहा गया है कि विद्यालय का जो प्रबंधन है वो भी क्या हो, अच्छे से हो, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। इसमें हमारे 11 चैप्टर थे जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आज से आप लोगों का ये भी शैक्षिक मूल्यांकन का भी सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे, आप लोगों ने बनाया भी होगा, तो आप लोग बस क्या करिएगा, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। फिर आप लोग को क्या करना है, अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी मतलब सब्जेक्ट है वो भी आप लोग के लिए नया, तो आप लोग डीप में नहीं पढ़ोगे तो समझ में चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब हम आप लोग के लिए क्या करेंगे, सिलेबस तो आपको कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, कंटेंट को तैयार करिए अच्छे से, ताकि आप लोग क्वेश्चन जो होते हैं तो अगर हम क्लास में करवाएंगे तो आप लोग आंसर क्या करोगे, जल्दी दोगे, और आप लोग अपना आकलन कर सकोगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग क्लास कैसी लगी है, और आप लोग कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी लिया करिए, ठीक। तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, क्विज, PDF, PYQ सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।